बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में समास शब्द के बारे में बताएंगे। इसके पहले हम क्रम से ज़रा पिछले अध्यायों पर नज़र डालना चाहेंगे। आपने सबसे पहले भाषा और व्याकरण पढ़ा होगा, जिसमें कि आपने जाना होगा कि भाषा जो है हमारे विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। हम इसके माध्यम से एक दूसरे के बातों को समझते हैं। उसके बाद आपने वर्ण के बारे में जाना होगा। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, और इन्हीं वर्णों को, वर्ण जो क ख ग घ आदि हैं, इन्हीं वर्णों को जोड़ने से या इनके मिलाने से हम जो है शब्दों का निर्माण करते हैं, शब्द बनते हैं इनसे। और फिर हम शब्द रचना पर आते हैं। आपने शब्द रचना के बारे में पढ़ा होगा कि किस प्रकार जो है वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों की रचना होती है, जिन्हें हम शब्द कहते हैं। और शब्द भी कई प्रकार के होते हैं। शब्द सार्थक भी होते हैं, शब्द निरर्थक भी होते हैं, विलोम, पर्यायवाची आदि सार्थक शब्द हैं। और किन्हीं जानवरों की ध्वनियाँ या किसी भी चीज़ की ध्वनि को हम हूबहू वैसे ही लिख देते हैं या बोल देते हैं, तो उसे हम निरर्थक कहते हैं, जैसे खट, चू, पट इत्यादि। उसके बाद से हम आते हैं कि शब्द जो है कई भाषाओं से हमारी हिंदी भाषा में आ गए हैं। शब्दों के स्रोत कहाँ से आए, कहाँ के हैं, कहाँ से वो आया हुआ है, हमारी हिंदी भाषा में मिल गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उसके भी चार भेद के बारे में आपने पढ़ा होगा। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज। इस पर हम विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा इसको। उसके बाद से जो है हम आते हैं कि शब्दों की रचना। शब्दों की रचना भी जो है तीन प्रकार से होती है। एक तो रूढ़ शब्द होते हैं, दूसरे यौगिक शब्द, और तीसरा योगरूढ़ शब्द। इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। रूढ़ शब्द परंपरा में चले आ रहे होते हैं, उन्हीं शब्दों को हम रूढ़ कहते हैं। जैसे पेड़, नदी, इनको हम यदि अलग करते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और यौगिक शब्द में जो है दो शब्दों को हम मिलाते हैं और जिनका एक नया अर्थ प्रदान होता है। जैसे रेल शब्द है, एक शब्द अंग्रेजी का है, और गाड़ी हिंदी का शब्द है। इसको हमने मिला करके रेल गाड़ी शब्द बनाया, तो इसका मतलब होता है ट्रेन, एक नया शब्द बन गया। तो इस प्रकार जो है हम दो दो शब्दों को मिला करके नए नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। योग रूढ़ इसी प्रकार तीसरी रचना होती है कि हम जो है ऐसे शब्दों का जो कि यौगिक ही होते हैं, जिनका प्रयोग हम विशेष अर्थ में करते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ कहते हैं। वो उन्हीं के लिए रूढ़ हो जाते हैं, निश्चित हो जाते हैं। हम उसको अन्य कहीं जगह प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे वीणा, पाड़ी। वीणा में हाथों में वीणा लिए हुए, अर्थात सरस्वती देवी को हम वीणा पाड़ी बोलते हैं, और किसी के लिए हम नहीं प्रयोग करते हैं इन शब्दों का। इसी प्रकार जो है शब्द अविकारी, विकारी शब्द होते हैं, और इन अविकारी विकारी शब्दों में आगे के अध्यायों में चर्चा की जाएगी। अभी यहाँ पर हम उचित नहीं है हमारे लिए ज़्यादा चर्चा करना, क्योंकि हम समास पर ध्यान देंगे। समास शब्द। अब हम आते हैं समास शब्द। ये भी शब्द रचना का ही एक प्रकार है कि शब्द कहाँ से आए, शब्दों की रचना कैसे हुई, और एक ये समास शब्द भी है। इसके पहले आपने संधि भी पढ़ा होगा। संधि जो है वो वर्णों के मेल से ही होता है। उसमें भी दो शब्द मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर पास पास आए हुए वर्णों का मेल होता है, और जिससे वर्ण में परिवर्तन होता है और वो एक नए शब्द का रूप लेते हैं, जिसे कि हम संधि कहते हैं। इसके बारे में भी आपने विस्तार से पढ़ा होगा। अब आइए हम आते हैं समास पर। समास जो है दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में हम मिला करके छोटा करके लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका शब्द है राजा का पुत्र। इसमें तीन शब्द मिले हुए हैं, राजा का पुत्र, ये तीन शब्द मिले हुए हैं। अब हम इनको छोटा करके राजपुत्र भी लिख सकते हैं। राजपुत्र, राजपुत्र ये समास हुआ। सामासिक पद भी कहते हैं इसे। पद, पद शब्द क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि जो है पद शब्द को ही कहते हैं, लेकिन शब्द स्वतंत्र होता है, और पद जो है व्याकरण के नियमों के अंतर्गत आ जाता है, और इसमें कारक चिन्ह या संज्ञा पद, इन सबको हम बोलते हैं अलग अलग।
वो एक साथ आते हैं और व्याकरण के नियमों का पालन करते हैं, इसीलिए इन शब्दों को हम पद कहते हैं। अब हम आगे समास के प्रकार और उनके भेदों पे, उनकी परिभाषाओं पे उदाहरणों के साथ समझाएंगे। आप यहाँ पे देख रहे हैं समास शब्द लिखा हुआ है, समास। अब इसको समझने के लिए हम कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। समास के लिए क्या ज़रूरी है? पहला पॉइंट, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नया शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। ये पहले ही बताया जा चुका है। उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं, राजा का कुमार। यहाँ 3 शब्द हैं और इनको मिला करके एक शब्द राजकुमार बनाया गया है। इसी प्रकार 4 राहों का समूह चौराहा, चौराहा शब्द एक शब्द बनाया गया है। तो हमने क्या किया इसको कि इन तीनों शब्दों को मिला करके एक छोटा शब्द बनाया। इसी को संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया भी कहते हैं और इसे ही समास कहते हैं। फिर दूसरे बिंदु पर हम आते हैं जो जानना आवश्यक है। इस प्रकार के बने शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाते हैं। अब जब हम इन्हें छोटा करके बना देते हैं, राजकुमार, चौराहा, तो हम इन्हें सामासिक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए और भी हैं, भरपेट, चाणक्य रचित, देश प्रेम। तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं इसको समझने के लिए। समस्त पद, जैसा कि इसको समस्त पद कहते हैं इन सब शब्दों को, पद के पहले शब्द को पूर्व पद, पहले शब्द को पूर्व पद भर और बाद में ये 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है और दूसरे शब्द को उत्तर पद, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, पद मतलब शब्द, जैसा कि मैंने पहले ही इसको समझा चुके हैं। फिर कहा जाता है, उत्तर पद कहा जाता है। पहले को पूर्व पद, दूसरे को उत्तर पद। इसी प्रकार चाणक्य रचित में चाणक्य पूर्व पद, रचित उत्तर पद। देश प्रेम में देश पूर्व पद और प्रेम उत्तर पद। फिर उसके बाद चौथे मुख्य पॉइंट पर आते हैं, समास पदों को वापस अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास पदों को, जो सामासिक पद भी कहलाते हैं, जो 2 या 2 से अधिक पदों को जोड़ करके जिन शब्दों को हम बनाते हैं उन्हें समास पद भी कहते हैं। और उनको हम फिर जब अलग अलग कर देते हैं तो इस क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। इसको हम समास विग्रह, विग्रह का मतलब तोड़ना, उन शब्दों को अलग अलग करना विग्रह कहलाता है। उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं अच्छी तरह से। यहाँ पर कई शब्द, 2 शब्द दिए हुए मैंने। भर पेट, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। भर पूर्व पद, पेट उत्तर पद, फिर भर पेट एक अलग समस्त पद बन रहा है, ये मिला करके समस्त पद बन रहा है। फिर पेट भरकर, ये समास विग्रह कहलाता है। इसको हम जब तोड़ते हैं, जब इसको हम अलग अलग करते हैं तो इसका विग्रह इस प्रकार होता है, पेट भरकर। इसी प्रकार चाणक्य शब्द है, चाणक्य, चाणक्य पूर्व पद है, चाणक्य रचित, जैसा कि अभी रचित शब्द उत्तर पद है, उत्तर पद है और चाणक्य रचित समस्त पद है। ये समस्त पद है, समासिक पद भी कहते हैं इसको। और इसका विग्रह होगा चाणक्य के द्वारा रचित या चाणक्य द्वारा रचित, इस प्रकार का इसका विग्रह होगा। अब हम आते हैं समास के भेद पर। समास के भी 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास और चौथा जो है द्वंद्व समास और 5वां कर्मधारय समास, 6ठा बहुव्रीहि समास। इसको हम एक एक करके समझाएंगे। सबसे पहले आते हैं अव्ययीभाव समास पर। अव्ययीभाव समास, जैसा कि नाम है अव्ययी मतलब अव्यय, अव्यय शब्द होगा इसमें ज़रूर से। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिस समास में पहला पद अव्यय हो, जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में पहला पद
प्रधान होता है। प्रधान मुख्य होता है। मुख्य का मतलब है कि इसी का अर्थ महत्वपूर्ण होता है। पूरे शब्द के अर्थ को यही दिशा देता है और समास होने पर पूरा पद अव्यय बन जाता है। अब हम उदाहरण के द्वारा समास को समझते हैं। यहाँ पर भर पेट सामासिक शब्द है। इसे सामासिक शब्द कहते हैं या समस्त पद भी कहते हैं। इसमें दो शब्द मिला करके बनाया गया है, भर और दूसरा पेट। भर पूर्व पद है, पेट उत्तर पद है। इसके बाद से इसका समास विग्रह पेट भर कर है। यथाशक्ति दूसरा शब्द है। यथा अव्यय शब्द है, पूर्व पद है ये। शक्ति ये उत्तर पद है। शक्ति का मतलब आप लोग जानते हैं बल। इसका विग्रह जो है शक्ति के अनुसार। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भर अव्यय शब्द है, इसलिए जब हम सामासिक शब्द बनाते हैं तो पूरा का पूरा शब्द जो है वो अव्यय बन जाता है, इसलिए इसका नाम अव्ययीभाव समास है। इसी प्रकार यथाशक्ति को भी देखते हैं। यथा अव्यय शब्द है, यथा अव्यय शब्द है और इसको मिला करके हम जब सामासिक पद बनाते हैं यथाशक्ति, तो ये पूरा का पूरा पद अव्यय हो जाता है। अव्यय का मतलब आप जानते ही होंगे कि इसमें परिवर्तन नहीं होता। ऐसे शब्दों में इन शब्दों पर लिंग वचन कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है और ये अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं। ये जैसे कि तैसे बने रहते हैं। आप देख सकते हैं बोल करके या लिख करके वाक्य में जब हम यथाशक्ति प्रयोग करेंगे तो इसका रूप ऐसे ही रहेगा, चाहे वाक्य कैसा भी हो। मैं यथाशक्ति कार्य करती हूँ, मैं यथाशक्ति कार्य करता हूँ, या स्त्रीलिंग हुआ या पुल्लिंग कुछ भी प्रयोग है, लेकिन फिर भी हम यथाशक्ति ही प्रयोग करते हैं। इस शब्द में कोई बदलाव नहीं है। इसी प्रकार भरपेट मैं ने यहाँ पर जो है भर पेट शब्द में भी कोई बदलाव नहीं है। हम अक्सर देखते हैं वाक्य में प्रयोग करते हैं, मैंने भर पेट भोजन कर लिया है। यहाँ पर भर पेट में कोई बदलाव नहीं होगा, ना तो इसे हम भरपेटी कह सकते हैं, ना ही भरपेटू कह सकते हैं। भर पेट ही शब्द प्रयोग किया जाएगा उस वाक्य में। मैंने भरपेट भोजन कर लिया है, इसलिए ऐसा पता लगता है कि इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये सदैव एक से बने रहते हैं। तत्पुरुष समास, इसमें हम देखते हैं जिन समस्त पदों में उत्तर पद प्रधान होता है उन्हें तत्पुरुष समास कहते हैं। उत्तर पद प्रधान होने का मतलब है दूसरा पद बाद वाला पद जो है प्रधान होता है, उसी के अनुरूप पूरे शब्द का अर्थ देखा जाता है, उन्हें ही हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब यहाँ उदाहरण में हम देखते हैं, ये समस्त पद है। राजपुत्र ये क्या है? समस्त पद है, समस्त पद। और ये समास विग्रह। इसमें हम देखते हैं राज पूर्व पद है, पुत्र उत्तर पद है। इसमें ये पुत्र प्रधान होता है, अर्थात जो है राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र। इसी प्रकार रसोई घर, इसमें प्रथम पद जो है ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। इसमें घर प्रधान है, रसोई के लिए घर इसका समास विग्रह है, अर्थात घर ऐसा जहाँ पर रसोई बनता है। पुत्र किसका? अर्थात राजा का। तो यहाँ पर पुत्र और घर ही शब्द उत्तर पद प्रधान है, इन्हें हम तत्पुरुष समास कहते हैं। ये भी 6 प्रकार के होते हैं। ये कारक चिन्हों के अनुसार अलग अलग बांटे गए हैं और आप जैसा कि जानते हैं कारक 8 होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। लेकिन समास में, तत्पुरुष समास में केवल 6 कारकों का प्रयोग किया जाता है। कर्ता कारक और संबोधन कारक नहीं होते हैं और कर्ता कारक इन चिन्हों का प्रयोग इन शब्दों में आता है। अब यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं। ये समस्त पद है यश प्राप्त, और यहाँ पर विग्रह आप देखिए यश को प्राप्त। ये को कर्म कारक का कारक चिन्ह है, जैसा कि आप सभी जानते हैं।
इसलिए ये जो है कर्म कारक तत्पुरुष समास है। यश को प्राप्त, ये 3 शब्दों को हम ये समास बना देते हैं, समस्त पद यश प्राप्त बनाते हैं। इसी प्रकार चाणक्य के द्वारा रचित, चाणक्य रचित, यहाँ पर से कारक चिन्ह करण कारक का होता है और ये से या द्वारा दोनों होता है। चाणक्य द्वारा रचित या चाणक्य से रचित या चाणक्य के द्वारा रचित, ये तीनों तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये समस्त पद चाणक्य रचित, इसलिए से कारक चिन्ह का यहाँ पे या द्वारा कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, हम इसे करण कारक तत्पुरुष समास कहेंगे। तीसरे नंबर पे आता है संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह के लिए है। रसोई घर, यहाँ पर आप देखिए रसोई के लिए जब घर जो है इसका विग्रह करते हैं हम, तो यहाँ पे के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, रसोई घर, इसलिए इसका नाम संप्रदान कारक तत्पुरुष समास है। अब आते हैं अपादान कारक तत्पुरुष समास। इसका कारक चिन्ह से है और ये अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। देश निकाला समस्त पद है, समास विग्रह देश से निकाला, यहाँ पर से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये अपादान कारक तत्पुरुष समास है। संबंध कारक का, की, के, ये कारक चिन्ह होता है और गंगा जल ये समस्त पद है, जब इसका विग्रह करते हैं तो हम गंगा का जल प्रयोग करते हैं। यहाँ पर का जो है वो कारक चिन्ह है संबंध का। अधिकरण कारक में पर होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यहाँ पर कारक चिन्ह है और इस प्रकार इसका नाम अधिकरण कारक जो है तत्पुरुष समास है। अब यहाँ पर जो है जब हम, आप ध्यान दिए होंगे यहाँ पर कि जब हम समस्त पद बनाते हैं तो कारक चिन्हों का लोप हो जाता है और इनको हम दोनों शब्दों को मिला देते हैं और बीच में कारक चिन्हों का लोप कर देते हैं। लोप का मतलब उसे गायब कर देते हैं, उसे हटा देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देश निकाला, देश से निकाला, यहाँ पर से कारक चिन्ह का लोप करके और यहाँ पर समस्त पद मैंने बनाया देश निकाला, गंगा जल, इसी प्रकार का लोप करके गंगा जल बनाया गया समस्त पद। इसी प्रकार पर जो है घोड़े पर सवार, पर जो है कारक चिन्ह का लोप करके घुड़सवार शब्द बनाया गया है। इस प्रकार कुल तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। 6 भेद: कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। अब हम आते हैं द्विगु समास पर। तीसरे नंबर का समास है द्विगु समास। जिन समस्त पदों में पूर्व पद का मतलब पहला वाला शब्द संख्यावाचक होता है उन्हें द्विगु समास कहते हैं। संख्यावाचक मतलब नंबर वाला होता है। अब उदाहरण में हम देख सकते हैं चौराहा, चौराहा इसका विग्रह जब हम करेंगे तो हम 4 राहों का समूह, विग्रह करते समय हम समूह या समाहार लिखते हैं और समस्त पद मिला करके जब इन शब्दों को हम छोटा करके लिखते हैं तो चौराहा बनता है। अब ये चौ जो है 4 जो है वो नंबर है, संख्या है। इसी प्रकार त्रिभुज में देखिए पहला पद पूर्व पद जो है वो संख्यावाची है, 3 है। तो कहने का मतलब ये है कि द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची होगा और इसका विग्रह करते समय हम समूह शब्द का प्रयोग करते हुए करेंगे। जैसे 4 राहों का समूह चौराहा, 3 भुजाओं का समूह त्रिभुज। चौथा समास द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जिन समस्त पदों के दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण हम देखते हैं सुख दुख। सुख दुख ये समस्त पद हैं और इनका विग्रह जो है हम और, या, व, अथवा आदि लगा करके करते हैं। दोनों को अलग अलग हम और, या, व, अथवा लगाकर करते हैं, सुख और दुख। इस प्रकार सुख दुख ये समस्त पद है, समस्त पद है। यह समास विग्रह है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सुख दुख के बीच में डैश लगा हुआ है, तो जब हम समस्त पद बनाते हैं तो दोनों के बीच में हम योजक चिन्ह लगा देते हैं, सुख दुख। और जब हम विग्रह करते हैं तो यहाँ पर योजक चिन्ह हटा करके और, या, व, अथवा आदि लगाते हैं। यहाँ पर समस्त पदों में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होने का मतलब है दोनों शब्द मुख्य होते हैं।
प्रथम पद जो है ये पूर्व पद है और ये दूसरा पद जो है उत्तर पद है। ये दोनों अपनी अपनी जगह पर मुख्य हैं। दोनों का अर्थ महत्वपूर्ण है। सुख और दुख। नाना नानी, नाना और नानी, नाना और नानी, यहाँ पर और प्रयोग हुआ है और ये योजक चिन्ह को यहाँ हटा दिया गया है। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं दो शब्दों के बीच में, समस्त पद इन्हें कहते हैं। अब हम आते हैं कर्मधारय समास पर। कर्मधारय समास पर जहाँ एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो या एक पद उपमान हो और दूसरा उपमेय हो, वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब इसको समझते हैं हम परिभाषा को कि जहाँ एक पद विशेषण, कहने का मतलब है इन दो पदों में से, दो पद है इसमें महाराज शब्द में, इसमें एक पद, दोनों में से कोई एक पद विशेषण शब्द होगा और दूसरा विशेष्य। आप जानते हैं विशेषण की परिभाषा कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाता है। ठीक है। और इसी प्रकार उपमान और उपमेय। उपमान जिससे उपमा दी जाए और उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा की जाए, जिसकी उपमा की जाए और उपमान जिससे उपमा दी जाए। अब यहाँ उदाहरण के द्वारा हम समझाएंगे। महाराज यहाँ पे समस्त पद है, ये इसमें दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। महाराज, महान है जो राजा, इनको हम संक्षिप्त करके महाराज शब्द बनाते हैं। और ये महाराज, महान जो है विशेषण शब्द है, महान विशेषण शब्द है और राजा की विशेषता बता रहा है, इसलिए महान है जो राजा। यहाँ विग्रह करते समय हमेशा हम है जो, इन दो शब्दों के बीच में है जो का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर विशेषण विशेष्य का संबंध है इसमें, इसलिए ये कर्मधारय समास हुआ। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। चंद्रमुख। चंद्रमुख ये समस्त पद है, इसमें जो है प्रथम पद जो है वो उपमान है और मुख उपमेय है। चंद्र के समान मुख, यहाँ विग्रह करते समय हम के समान शब्द का प्रयोग करते हैं बीच में, दोनों के बीच में। चंद्र जो है उपमान है, मतलब चंद्र से उपमा की जाती है, किसकी? मुख की, इसलिए इसमें उपमान और उपमेय का संबंध है। इसी प्रकार चरण, कमल। चरण, चरण मतलब पैर, कमल, कमल जो है फूल है, कमल बहुत सुंदर होता है और उससे इसकी चरण की तुलना करते हुए बताया गया है कमल के समान चरण। यहाँ भी उपमान और उपमेय का संबंध है। अब हम आते हैं बहुव्रीहि समास पर। बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न होकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। अब यहाँ हम देखते हैं, फिर समझते हैं उदाहरण के द्वारा। जिस समस्त पद में, समस्त पद है ये पीताम्बर, ठीक है, कोई भी पद प्रधान ना होकर, इसमें ये दोनों पद पीत और अंबर दो शब्द मिलकर के बने हुए, ये दोनों प्रधान नहीं हैं, बल्कि ये दूसरे शब्द की ओर या किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, बता रहे हैं। अर्थात ये उस शब्द के जिसको बताया जा रहा है उसके ये विशेषण शब्द बन जाते हैं, उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। पीले हैं अंबर जिसके, यहाँ पर जिसके शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात कोई व्यक्ति है ऐसा जिसके बारे में हम बता रहे हैं। तो पीला है अंबर किसका? अर्थात श्री कृष्ण, विष्णु, इनके पीले वस्त्र होते हैं, ये पीले वस्त्र पहने होते हैं, तो विष्णु की विशेषता बताई जा रही है पीताम्बर। इसी प्रकार लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। उदर का मतलब होता है पेट, जिसका, किसका लंबा उदर होता है? जिसका। यहाँ पे फिर प्रयोग किया गया है, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। यहाँ पर जो है पेट जो है गणेश भगवान का ऊंचा होता है, बड़ा होता है और ये गणेश जी की ओर संकेत कर रहा है, गणेश जी की विशेषता बता रहा है लंबोदर। अब हम बहुव्रीहि तथा कर्मधारय समास में अंतर समझाएंगे। कभी कभी हम क्या करते हैं, नीलकंठ, महात्मा आदि जैसे शब्द जो हैं वो दोनों में प्रयोग किए जाते हैं, बहुव्रीहि में भी और कर्मधारय समास में भी। तो हमें समझना मुश्किल हो जाता है कि ये बहुव्रीहि समास हैं या ये कर्मधारय समास हैं।
तब हम इन समासों का निर्णय जो है इनके विग्रह पर निर्भर करता है। हम इनका विग्रह करके देखते हैं और जिस प्रकार इसका विग्रह किया जाता है उसी प्रकार इनका नाम दिया जाता है, इनके समासों के नाम दिए जाते हैं। अब जैसे उदाहरण में आप देखते हैं, नीलकंठ समस्त पद है, इसमें पहला पद नील है, दूसरा जो है पद कंठ है, इसको पूर्व पद कहते हैं, इसको उत्तर पद कहते हैं। अब इसके बाद से इसको हम विग्रह जब करते हैं तो नीला जो कंठ, नीला जो कंठ, कंठ जो है नीला है, ठीक है। कंठ की विशेषता यहाँ बताई जा रही है, ठीक है। ये विशेष्य है और ये विशेषण शब्द है, इसलिए यहाँ पर यह कर्मधारय समास होगा। यदि इसी को हम यदि विग्रह इस प्रकार करते हैं कि नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका, ये जिसका कोई व्यक्ति है जिसका कंठ नीला है, गला नीला है, और वो कौन है? शिव। शिव, शिव का है, इसलिए तीसरे की तरफ संकेत कर रहा है और ये शिव का जो है नीलकंठ विशेषण बता रहा है, विशेषता बता रहा है इनका, और इसलिए यह बहुव्रीहि समास कहा जाएगा यहाँ पर नीलकंठ। फिर दूसरा शब्द इसी प्रकार देखते हैं, महात्मा, जिसका है महान है जो आत्मा या महान जो आत्मा, कर्मधारय समास हुआ। यहाँ पर आत्मा की विशेषता बताई जा रही है, आत्मा विशेष्य हो गया और महान विशेषण हो गया, इसलिए कर्मधारय समास है। महान है आत्मा जिसकी, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, संकेत किया जा रहा है तीसरे पद की ओर, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। महान है आत्मा जिसकी, जिसकी आत्मा इतनी महान है, ऐसा कोई व्यक्ति महात्मा कहलाता है। इस प्रकार हम समास का निर्णय इनके विग्रह पर निर्भर करेंगे। अब अंतर द्विगु और बहुव्रीहि समास में, द्विगु और बहुव्रीहि समास में इस प्रकार हम अंतर कर सकते हैं। जैसे ये शब्द है चतुर्भुज, समस्त पद है, इसमें दो पद है, एक पूर्व पद और एक जो है उत्तर पद। पूर्व पद जो है संख्यावाची है, जैसा कि आप देख रहे हैं, चार भुजाएं, चार संख्यावाची है और भुजाएं। यहाँ पर यह द्विगु समास हो गया। यदि इसी को चतुर्भुज शब्द को हम इस प्रकार विग्रह करते हैं कि चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु, चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, तब यह कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि ये विष्णु की विशेषता बता रहा है। चार भुजाएं किसकी होती हैं? विष्णु की, अतः यह कर्मधारय समास हुआ। इसी प्रकार दूसरा शब्द हम देखते हैं दशानन, दशानन, दस आनन। जब आनन 10 संख्यावाची, ये पहला पूर्व पद संख्यावाची होता है द्विगु समास में, और ये चेहरा 10 चेहरा है, तो यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा, 10 चेहरों का समूह। इसका जब हम द्विगु समास में जो है करते हैं तो 10 आननों का समूह भी करते हैं। यहाँ पर 10 आनन हैं जिसके, रावण, 10 आनन है जिसके अर्थात रावण। यहाँ रावण की विशेषता दशानन है, इसीलिए उनको हम दशानन कहते हैं। यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। अब यहाँ पर एक विशेष बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है, संधि और समास में मौलिक अंतर होता है। अक्सर हम जो है नहीं समझ पाते हैं, संधि और समास को एक ही समझ लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। संधि जो है वो दो वर्णों में होती है, दो वर्णों में जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और जो पास पास शब्द आए होते हैं उनमें जो है संधि होती है, वर्णों में परिवर्तन होता है। जैसे दशानन, दशानन शब्द है ये, दश आनन, आनन। अब यहाँ पर इन दो वर्णों का जो है यहाँ पर मेल होता है, यहाँ का अ स्वर और ये आ स्वर मिल करके आ बनते हैं और इस प्रकार हम दशानन शब्द बनाते हैं। जबकि समास में दो या दो से अधिक पदों में का मेल होता है। संधि में वर्णों के मेल से वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में ऐसा प्रायः नहीं होता है। यहाँ वर्ण परिवर्तन कुछ नहीं होता है, यहाँ सीधे सीधे हम लिख देते हैं। संधि की तोड़ने की क्रिया को विच्छेद कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं, तथा समास पद को तोड़ने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। यह पाठ अब यहीं पे समाप्त होता है। इसके अभ्यास कार्य की फाइल अटैच कर दी जाएगी, कुछ अभ्यास कार्य जो कि आप इसको देख करके अभ्यास कर सकें। धन्यवाद।